जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बैरिस्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो जी-20 का इजलास बाली में हुआ, जो समिट हुई, तो उसमें एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ नज़र आई। मैंने कहा आप क्योंकि ये आपके मुल्क कनाडा के रिलेटेड है, तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो हैं, उन्होंने उनको इन कैमरा जो है वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने डाँट दिया और कहा कि जो हम जो प्राइवेट में डिस्कस करते हैं, वो मीडिया को पता चल जाता है। और इस तरह लग रहा था कि जिस तरह एक ग्रेट पावर या बड़ी ताकत का जो लीडर है, वो एक वेस्टर्न मिड साइज पावर को जो है वो डांट रहा है। तो इसको इंटरनेशनल मीडिया ने तो बड़ा सीरियस लिया पूरी दुनिया में, हालांकि वो ट्रांसलेटर बीच में इन्वॉल्व थे। और जस्टिन ट्रूडो ने अपनी उसमें एक्सप्लेनेशन भी दी है, बात भी की है कि हमारे क्योंकि डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट। आप कैसे देखते हैं जस्टिन ट्रूडो को, ये चाइनीज प्रेसिडेंट का डांटना, इसको कैसे देखा जाएगा और पर्टिकुलरली कनाडा में इसको कैसे देखा जा रहा है? देखें जी, ये वाकई बहुत ही सीरियस किस्म का इशू है और बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ा एक शॉकिंग और डिस्टर्बिंग इवेंट है जो सामने आया है। और इसको कनाडा समेत पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी पे, वो इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि ये एक डायलॉग था बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। और ये जो आपने लफ्ज़ डांट इस्तेमाल की ना, ये डिक्टेटरशिप की डांट थी एक डेमोक्रेसी को। और कनाडा जो है वो कोई इतना छोटा मुल्क नहीं किसी भी एतबार से, ज़ाहिर है G7 का मेंबर है, इकोनॉमी के हवाले से मिलिटरीली भी कनाडा का अपना एक ह्यूमैनिटेरियन रोल है इंटरनेशनली। तो ये बात नहीं कि ये उसका छोटा होने की वजह से, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को बड़ी एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो बरवक्त और जो मुनासिब तरीन जवाब एक ऐसे फोरम पे, एक ऐसी जगह पे दिया जा सकता था, वो उन्होंने दिया। बुनियादी तौर पे अगर आप इसको नटशेल में डालें, तो ये क्या बनेगा कि एक डिक्टेटर की ख्वाहिश है कि दुनिया में आप जो कुछ जो सीक्रेटिव, जो सीक्रेट पॉलिटिक्स है, जो कि बुनियादी तौर पे कॉन्फ्लिक्ट है जिसका डेमोक्रेसी के साथ, ओपननेस के साथ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ, फ्रीडम ऑफ थॉट के साथ, उसको प्रमोट करने और प्रोटेक्ट करने की जो एक लंबी ख्वाहिश है, पुरानी ख्वाहिश है, उसका इज़हार था ये। अब जो भी वो इश्यू था, ज़ाहिर है पूरा इश्यू तो नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें कि उसमें दुरुस्त कौन है या गलत कौन है। लेकिन प्रिंसिपल ये कि किसी भी डेमोक्रेसी में, जो फंक्शनल डेमोक्रेसी है, उसमें लोगों से, अवाम से चीज़ों को छुपाना, सीक्रेट रखना का मतलब ये है कि आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो आप अवाम का सामना करने या मीडिया का सामना करने की पोजीशन में नहीं है। सिंपली बात है, इसमें कोई अब ये दलीलें देंगे कि नहीं जी वो मुल्कों के दरमियान बड़े-बड़े इश्यूज़ होते हैं, उनका सीक्रेट रखना ज़रूरी होता है। तो ये इश्यूज़ जो होते हैं वो ज़ाहिर है कनाडा का काम कोई सिर्फ़ सीक्रेट लीक करना नहीं है, ज़ाहिर है बेशुमार इश्यूज़ हैं जो कनाडा ने सीक्रेट रखे, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हैं, लेकिन जो ज़रूरी हैं, जिनकी वजह से कैनेडियन लीडरशिप को, ख्वाह वो कोई हो, उसको ये यकीन हो कि ये कनाडा के अवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है, इसका छुपाना। और आप जो है वो क्या कहते हैं कि वो डेमोक्रेसी के तौर पे आप किसी डिक्टेटरशिप के साथ किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा तो नहीं बन रहे कि जनाब हम छुपा देते हैं, आप ऐसे करें। अब ज़ाहिर है कि ये चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। तो जो उन्होंने जवाब दिया कि भाई कनाडा में तो हम ऐसे ही करते हैं और ये रवैया हम जारी रखेंगे, चूँकि ज़ाहिर है एक डेमोक्रेसी है, बल्कि उनको कहना चाहिए था कि हम इसको मज़ीद थोड़ा-सा जो है वो बढ़ाएँगे, फ़रोग़ देंगे इसको, चूँकि ये हमारी वैल्यूज़ हैं। एक चीज़ तो ये थी, ये डायलॉग बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, और दूसरा ये वैल्यूज़ का क्वेश्चन है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोई सिर्फ़ वेस्टर्न वैल्यूज़ नहीं है, जो लोग बार-बार ये बात रिपीट करते हैं, मुझे उनसे बड़ा इख्तिलाफ़ है कि जी वेस्टर्न वैल्यू या ईस्टर्न वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वैल्यू और अवाम को एतमाद में लेने की वैल्यू, ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है, जो सदियों से जिसके लिए इंसान लड़ता आया, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। ये किसी एक पोल का या किसी एक कॉन्टिनेंट का इश्यू नहीं है, ये यूनिवर्सल वैल्यू है।
तो उसमें ये जरूरी होता है कि अवाम जो है वो अगर पार्टिसिपेट करते हैं आपके हर अच्छे और बुरे में, टैक्स पे करते हैं, जंगें लड़ते हैं, सारे मामलात में दुख दर्द में आगे आगे होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में भी ये अवाम को बिल्कुल ही एक तरफ रख देना, उनको गद्दारों की तरह ट्रीट करने वाली बात है कि उन्होंने कोई बात सुन ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये ऐसे मुल्कों में पॉसिबल है जहाँ पे डिक्टेटरशिप है और जहाँ पे इंसान की जो जो मंजलत है और जो अहमियत है वो जाहिर है कि हुक्मरानों के नजदीक नहीं। अब शी पिंग का अब रवैया देखें पहले, और मैं आपको इसकी बहुत सारी चीजें बताता हूँ कि अब वो जो पाकिस्तान वाला हिमालय से ऊपर और समुद्र से नीचे वाला जो गहरे वाला रिश्ता है उसको जरा देख लें। ही वॉज टॉकिंग टू प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो। कनाडा जो है G7 मुल्क है, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी है दुनिया भर में। जो सीडा कैनेडियन इंटरनेशनल एड एजेंसी का आप रोल देख लें, जंगों में रोल देख लें, हर तरीके से वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जो है। अगर आप टॉप पे नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जो है आप उसको रख सकते हैं। और अगर उसमें इतनी जरूरत और हिम्मत है कि वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ इस तरीके से, और जो सिर्फ महज कनाडा वन ऑफ द बेस्ट वाली बात नहीं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स अगर आप गुज़श्ता 5-7 सालों में इंटरनेशनल ओपिनियन में देखेंगे तो वो जनाब ट्रूडो साहब उसमें आएंगे हर एतबार से। और मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों को इंग्लैंड में, यूरोप में, बहुत सारे मुल्कों में देखा कि अगर मैंने कहीं जिक्र किया कि मैं कैनेडियन हूँ या कनाडा से आया हूँ तो पैसा एकदम जो है वो पहली बात यही करेंगे कि ट्रूडो इज ए नाइस मैन। तो ये तो मुझे लगता है कि उन्होंने जानबूझ के तो जो है एक काम करने की कोशिश की है कि जो पूरा एक वेस्टर्न पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर लीडर और वैल्यू दोनों को बायक वक्त अटैक की है। और इससे ये सबक जो हमें मिलता है कि ये जो पाकिस्तान का जो हिमालय से बुलंद और समुद्र से गहरा रिश्ता चीन के साथ है, कैन यू इमेजिन के शहबाज शरीफ और इमरान खान जैसे लोगों से ये कैसे ट्रीट करते होंगे? यानी लुक एट द गाय हु ही ट्रीटेड दिस पर्सन, ही हैज नथिंग टू डू विद चीन के बगैर कनाडा जिंदा रह सकता है और भी ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदा रह सकता है। तो उसको अगर आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये जो हमारे दो रोज हवाई जहाज पे चढ़ के बीजिंग गए होते हैं, तो कहते हैं जी हमने वहां पे पता नहीं कितने बड़े तीर मार के आ गए, इनको तो मुझे लगता है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का वो जो सेकंड सेक्रेटरी या डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है वो इनको इस तरह गालियां देता होगा। वो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि दुनिया में जो पॉलिटिकल जो रीअलाइनमेंट हो रही है और उसमें अगर डेमोक्रेटिक फोर्सेस पीछे चली जाती हैं और इस तरह के डिक्टेटर्स आगे आ गए तो ये दुनिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की जगह बन जाएगी रहने के लिए। उसमें ये बात लोगों को याद रखनी चाहिए। और यही बात हम जो है वो 79 में जब सोवियत यूनियन के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुकद्दस किस्म का जो है वो कैंप बन रहा था, तो हम यही बात कर रहे थे कि सोवियत यूनियन से आपको इख्तलाफ है या आपको हमदर्दी, ये बहस नहीं। बहस ये है कि ये एक बैलेंस ऑफ पावर है और इस बैलेंस ऑफ पावर की वजह से दुनिया जो है ना वो बहुत सारी चीजें जो हैं उनको स्मूथली चला रही है। और अगर आपने ये काम कर दिया तो आप देखेंगे, और वो आपने देखा उसके बाद अगले 20-25 सालों में आपने देखा कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, लीबिया, ये सारी अरब स्प्रिंग, ये सारी कहानियां कहाँ कहाँ पे हुई। तो बिल्कुल इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि ये जो रोज बीजिंग गए होते हैं हिमालय से भी ऊपर ले जाने के लिए रिश्ते को, इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक सिग्नल है। और ये कहते हैं जी चीन हमारी ये मदद कर देगा, और वो जिस तरीके से इनको डिक्टेट करते होंगे। अब वो कहता क्या है जी, प्री कंडीशंस पहले चलें इस पे बहस कर लें कि आप चीन के फार्मूले को फॉलो करेंगे या नहीं, इन चीजें सीक्रेट अगर नहीं रखेंगे तो दैट मीन्स देयर इज नो डायलॉग। यही बात तो है ना उसकी बात से जो निकलती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक है। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अलार्मिंग बात है कि ये जिस तरीके से चीन इनको डील कर रहा होगा या करेगा इन फ्यूचर में, कि अगर चीन की आपने एक जरा भर इशारा आबरू को किसी तरीके से वायलेट करने की कोशिश की तो ये देख लें, ये देख लें। नहीं नहीं मेरे साहब, मैं आपकी इस बात से तो एग्री करता हूं कि पाकिस्तानी लीडरशिप को वो किस तरह
एज ए जूनियर पार्टनर या एज एन एम्प्लॉय मेरा ख्याल है डील कर रहे होंगे। ये जो भागे भागे चीन भाग जाते हैं हमारे लीडरशिप, वो सदर जरदारी साहब होते थे, वो हर उन्होंने पता नहीं को 50 दौरे चीन के किए, कभी किसी शहर में चले जाते थे, कभी किसी स्टेट में चले जाते थे, और हर दफा बीजिंग नहीं जाते थे, लेकिन वो बस ये कि फायदे उठाने के लिए एंड ऑल दैट। हमें तो जारी बात है एज ए जूनियर पार्टनर और पता नहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्री वो ट्रीट करते हैं, इसमें तो आई कैन नॉट एग्री मोर विद यू। लेकिन एक बात बताएं बेस साहब, ये जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने किया है, क्या उनके नजदीक उन्होंने वेस्ट में एक रिलेटिवली स्मॉलर कंट्री को पकड़ा है, जिसको कई दफा वेस्टर्न ममालिक भी दबा देते हैं, कई दफा अमेरिका कनाडा को दबाता रहता है। सो उन्होंने जैसे कहते हैं ना, टू टारगेट द सॉफ्ट बेली, मतलब एक कमजोर, आई एम टॉकिंग ऑफ रिलेटिवली, कि किसी एक को पकड़ के गिव अ मैसेज टू अदर्स, गिव अ सिग्नल्स टू अदर। एक है डेमोक्रेसी क्या है, एक है अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर क्या है। वो डेमोक्रेसी सारी बात है, सारी G7 में देख लें, देन चाइनीज जो है वो ऑब्वियसली अथॉरिटेरियन है। एक तो ये बताएं कि क्या उन्होंने रिलेटिवली इस तरह के एक ऐसा मुल्क जिसको कई दफा अमेरिका भी अपनी मर्जी से कनाडा को शायद चला लेता होगा, और दूसरा इसमें यह बताएं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उसने क्यों नहीं किया, जिसके साथ उसका 50,000 मसले हैं, जिसके साथ उसकी फौजें हैं, ठीक है, जिसके साथ उसके मसले हैं, बॉर्डर है, उसके साथ तो बड़ी खुशगपियां मारी, ठीक है। लेकिन और वो जो एक्सचेंज द प्लेजेंट्रीज हो गई, पाकिस्तान का तो केस ही कोई नहीं है। लेकिन आप नहीं समझते कि वेस्टर्न ममालिक में एक छोटा उन्होंने पकड़ा है कि जैसे अदर इसको बाकी अमेरिका भी कई दफा शायद ऐसे ट्रीट कर लेता होगा, और इसी तरह उन्होंने कभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को तो ऐसे कुछ नहीं हुआ, उसकी तो कोई खबर नहीं आई। आप इस एंगल को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि उन्होंने जी ये डायरेक्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे अटैक किया है। ये दुरुस्त है कि कनाडा रिलेटिवली एक छोटा मुल्क है, लेकिन ये इसकी वजह नहीं है, चूंकि बुनियादी तौर पे इस वक्त ग्लोब पे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे करीब तरीन एलाई है वो कनाडा है, और रहा है हिस्टोरिकली मुख्तलिफ मामलात में। इससे ज्यादा जो है वो कोई दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुक नहीं है जो अमेरिका और कनाडा के दरमियान ताल्लुक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इनके इंटरनल इश्यूज कभी हो सकते हैं कि कभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कनाडा को कोई ऐसी बात कही हो, जिसका मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूं कि जिसमें कनेडियन प्राइम मिनिस्टर्स ने ओपनली पब्लिकली बहुत दफा जो है उसका बहुत सख्त किस्म का जवाब दिया है, जिसमें कि ये खुद ट्रूडो साहब के जो वालिद साहब इज द बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अब ये नहीं कि कनाडा कोई जो है वो एक तरह की एक कॉलोनी या इस तरह का मुल्क है, बल्कि ये इक्वल रिलेशनशिप वाली बात जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो इनके वालिद साहब थे, उन्होंने क्यूबा के साथ जो ओपनिंग की थी, उस वक्त जो है कोल्ड वार अपने उरूज पे थी, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक क्लियर रेड लाइन थी कि कोई मुल्क जो है जो कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ कोई ताल्लुक रखेगा, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक क्या रखेगा जी, हमारी जंग में शरीक नहीं होगा, पूरे तरीके से बंदूक उठा के अगले मोर्चे पे नहीं लड़ेगा, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो उस वक्त उसने जो है पाबंदी लगा दी थी मुकम्मल तौर पे नॉर्थ अमेरिका से लातिन अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। कोई ना फ्लाइट जा सकती थी, ना कोई किसी किस्म का वो वास्ता ही नहीं था। तो उस वक्त कनाडा ने ओपन बाकायदा जो है वो ट्रेड और टूरिज्म और कहीं पे ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू किए कास्त्रो के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। यानी उस वक्त तो एक बहुत बड़ी इसलिए थी कि उस वक्त दुनिया एक तरह के जुनून में मुब्तला थी, सोवियत वर्सेस जो अमेरिका। उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर जॉन क्रिंचियन देखें कि उन्होंने वो जंग में शिरकत करने से साफ इनकार कर दिया था कि नहीं जी हम इसमें शामिल नहीं होते गल्फ वार में। क्लियरली ये बात नहीं है, कनाडा इज ए डेमोक्रेसी, और इस तरह की डेमोक्रेसी जहां पीछे मिलियंस ऑफ पीपल आपको खड़े हों, उसमें लोग नहीं डरते कि ये हम ये कर देंगे और ये बड़े हैं और हम छोटे हैं। और वैसे उस हिसाब से कनाडा छोटा किसी भी एतबार से नहीं है, रकबे के एतबार से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है रूस के बाद, आबादी भी रिजनेबल है, और उसके पास बाकायदा एक जदीद टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर एवरीथिंग जो है एक कंट्री है। ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने जानबूझ के इसको किया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, चूंकि वो कह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक मैसेज दिया। और इसको मैं आपको बता दूं कि ये जो गुफ्तगू का अगर आप तनाजर देखें तो ये गुज़श्ता कई सालों से चीन
और इस कनाडा के दरमियान जो सर्दमोरी और ये जो टेंशन चल रही है उसकी वजह भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही है, क्योंकि उन्हीं के कहने पे उन्होंने एक चाइनीज एग्जीक्यूटिव यहाँ पे जो है उसको अरेस्ट किया था, जिसके जवाब में जो हमारे 2 माइकल थे, जैसे प्रेस कहती है 2 माइकल्स ऑफ कनाडा, जो उन्होंने अरेस्ट किए थे बीजिंग में। तो ये पूरी एक कहानी जो थी उसमें कनाडा का कोई बहुत बड़ा वजह नहीं थी, उसकी वजह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका थी। तो ये उन्होंने कंप्लीटली और क्लियरली जो है वो अटैक की है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे, चूंकि उसके करीब 3 लाई के आपके करीब 3 दोस्त पे कोई अटैक करेगा तो ये आप पे जो है अटैक समझी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने एक मैसेज दिया, और ये मैसेज चीन बड़े अरसे से दे रहा है डिफरेंट तरीके से, कि हम जो है अब नेक्स्ट स्टेप उठाने के लिए तैयार हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एज ए सुपर पावर, जो कि उनका राइट बनता है। इस पे हमें एतराज कभी नहीं रहा कि चीन जो है एज ए नेक्स्ट सुपर पावर क्यों कदम उठा रहा है, लेकिन इस पे हमें एतराज है नॉट बिकॉज ऑफ कनाडा या कोई इस तरीके से, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल कि कोई भी सुपर पावर जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो ऐसे ही सुपर पावर नहीं बन गई थी कि हथियार उठा के तो हमला कर दिया था तो सुपर पावर बन गई। उसके पीछे एक पूरा जो है एक प्रोसेस है, उसके पीछे एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, उसके पीछे लोगों के आइडियल्स हैं, ये चीजें हैं। अब आप ये पूरी दुनिया में जो है आप चाइनीज निजाम तो नहीं ला सकते कि आप बात तक ना करें, मीडिया को जो है वो आप बंद कर दें और इस तरह की चीजें। तो मैं समझता हूँ कि ये मैसेज पूरे वेस्ट को भी है, लेकिन ज्यादा टारगेटेड मैसेज आप इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा कि कनाडा की जो पुलिस है उसने ये कहा है कि जो चाइनीज़ ने सो कॉल्ड पुलिस स्टेशंस बीजिंग जो हैं वो बनाए हुए हैं कनाडा के अंदर। ये क्या स्टोरी है और ये क्या इसको कैसे आप देखते हैं कि ये जो ट्रूडो कहता है कि चाइनीज़ एग्रेसिव गेम्स खेल रहे हैं और सुनने में आया कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अमेरिका में भी हैं। सो हाउ डज़ द कैनेडियन पीपल लुक दिस बिहेवियर ऑफ द चाइनीज़ देयर? वो देखें जी, वो तो चाइना जो है वो एक कंट्रोल्ड वन ऑफ द हाईएस्ट जो है कंट्री है, जिसके शहरी आज़ाद नहीं हैं, ख्वाह वो अपने मुल्क से बाहर ही क्यों न हों अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें ये कई अरसे से ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि नंबर 1 चाइना जो है, वो उसके जो शहरी कहीं पे इंटेग्रेट होके किसी तरीके से लोकल पॉलिटिक्स में या लोकल इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं, उनको वो मजबूर कर रहे हैं चाइनीज़ इंटरेस्ट के लिए काम करने के लिए। उसमें सिर्फ डिप्लोमेसी से लेके ही नहीं, बल्कि उसमें टेक्नोलॉजी की चोरी का जो मसलन इस स्कैंडल में अब जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि चीन ने जो है वो एक क्यूबेक की एक कंपनी जो थी उसकी जो है वो टेक्नोलॉजी का सवाल है। अब ये आज से 20-30 साल पहले से ये चल रहा है कि यहाँ पे जितनी बड़ी-बड़ी जो कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी को डील कर रही हैं, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पे विज़िट करने जाएँ तो आप सामने देखेंगे कि जितने वर्कर्स हैं जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनको दाखिल होते वक़्त ये स्कैनर वाला काम तो 911 के बाद का है ना, लेकिन मैं इससे 10 साल पहले की बात करता हूँ। उनको उन फैक्ट्रियों में दाखिल होते वक़्त स्कैन किया जाता था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 911 के बाद, और बाहर निकलते वक़्त। और उनको बाकायदा ओरिएंटेशन में बताया जाता था माज़रत करके कि हम आपकी इस तरीके की तलाशी इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ से टेक्नोलॉजी चोरी हो रही है। और चीन जो है वो टेक्नोलॉजी इस तरह की एक चिप्स एक चीज़ उठा ली और उसको 100% कॉपी करके तो अपनी बना के मार्केट में डाल रहा है, इसलिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। इसमें ये जो आईबीएम और ये सारे जो बड़े-बड़े यहाँ के यस। टेक्नोलॉजी जायंट थे। तो एक तो टेक्नोलॉजी, दूसरा इन्फ्लुएंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई आदमी किसी ऐसी इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पे है, तो उसको चीन मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके तो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करता है। शहरियों को, जो आम शहरी हैं, जो किसी मकसद के लिए भी हो सकते हैं। तो इस हवाले से ये टेंशन गुज़श्ता ज़ाहिर है 15-20 साल से चल रही है, जो इस तरह की पावर क्लैश इंटरनेशनली 2 कंट्रीज़ के दरमियान है, उसका मज़र है। तो लेकिन इसको भी एक अखलाकी लिमिट के अंदर होना चाहिए भाई, ये आज़ाद मुल्क हैं। बिल्कुल सही।
में आप ये नहीं आ सकते ले आके के आके कहें कि आप जो है वो मीडिया पे भी पाबंदी लगा दें, और एक सीक्रेट किस्म की जिसके खिलाफ इंसान गुज़श्ता 300 साल से लड़ रहा है, यही सिक्रेसी, जो कि सिर्फ हुक्मरान तबकात के मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। सर एक छोटा सा सवाल रह गया और वो ये था कि व्हाई दी चाइनीज डोंट ट्रीट इंडियंस, मोदी को जो है वो सर क्यों ट्रीट नहीं करते? आप क्या समझते हैं उनको? वो समझते हैं कि दे आर अ मिलिट्री पावर, दे आर अ न्यूक्लियर पावर, या वो समझते हैं कि बड़े इंपोर्टर हैं, $100 बिलियन की इंडियंस इंपोर्ट करते हैं, या कि वो समझते हैं कि इनके साथ तुम्हारी खुली दुश्मनी है तो वी जस्ट कांट डील विद देम दैट वे? नहीं, ये बात तो बड़ी सीधी है ना कि इंडियंस के साथ तो उनकी डायरेक्ट लड़ाई है। तो वो उनको कोई इधर-उधर से घुमा फिरा के मैसेज जो है उनको डिलीवर करने की ज़रूरत ही नहीं है, चूँकि वो डायरेक्ट मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। वो जो कुछ वो वादी गोलान वो उस वक़्त हुआ था, जो इस तरह की लड़ाई होती है तो उसमें ओपन एक्सचेंज होता है। तो उसके लिए तो कोई ये मैसेज जो है वो इस तरह की उसकी ज़रूरत नहीं है एक। दूसरी ये बात भी सही है कि इंडिया के साथ इस तरह के किसी एक्सचेंज का मतलब ये है कि आप अगला स्टेप लेना चाहते हैं टेंशन को इंटेंसिफ़ाई करने के लिए, जो जंग की सूरत में भी चल सकती है, और जंग की सूरत में अगर ये टर्न होती है, तो इस वक़्त इंडिया के लिए कोई जंग अफ़ोर्ड करना इतना मुश्किल नहीं जितना चीन के लिए है, चूँकि चीन जो है वो एक क्रिटिकल जंक्चर पे आया हुआ है, जहाँ पे उसने अपने आप को इंस्टॉल करना है एज़ अ सुपर पावर। तो उसके गले में अगर इंडिया जैसा कोई बहुत बड़ा मुल्क है, अगर ये पड़ जाए इस वक़्त, तो उसके पीछे ज़ाहिर है पूरी दुनिया जो है वो लाइन अप हो जाएगी, और चीन के ये जो मंसूबे हैं, ये आइंदा 20-30 सालों के लिए जो है, वो पोस्टपोन्ड हो सकते हैं, जिसका कि इंडिया को वो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ओपिनियन और इंटरनेशनल जो मदद है, वो उसको दरपेश होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा-सा डिफरेंट केस है, और ज़ाहिर है कि वो इस तरह की जो है वो सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं। ये तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को एक मैसेज दिया है जी, सिंपल। तो ये हम्म। टेंशन है ही उन्हीं के दरमियान, बुनियादी तौर पे कनाडा का इसमें उस तरह का रोल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कनाडा का उस तरह का रोल नहीं है, एंड दिस कुड बी अ वेरी, जैसे आपने कहा कि मैसेज फॉर द अमेरिकन्स। लेट्स सी इससे क्या होता है, क्या कोई ग्लोबल लीडरशिप इसको रिस्पॉन्ड करती है। उधर रशियंस ने वो एक वो जो मिसाइल हिट कर गया पोलैंड में, वो एक अलग टेंशन चल रही है, एंड दिस इज अनदर डिप्लोमेटिक एक कह लें कि क्राइसिस है ऑब्वियसली। और दोनों ही बड़े जो है वो चैलेंजिंग हैं। रशिया को तो वो सीधा सीधा एडवर्सरी कहते हैं और इनको वो अपना कॉम्पिटिटर कहते हैं। सो लेट्स सी इसमें आइंदा डिप्लोमेटिकली क्या होता है। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर अहमद मशानी सर, इट वाज थैंक यू जॉन, थैंक यू।